हाय, गुड मॉर्निंग। मैं भावना, जैसा कि आप लोग जानते हैं जिन्होंने मेरा अर्लियर वीडियो देखा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम सॉरी कि मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं हूँ अपनी वीडियोस के साथ। और मैंने कहा था कि सॉरी, मैं सीबीटी और साइकोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आऊँगी, तो वो मैं ज़रूर लेके आऊँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारी जो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो भी, और जो आम इंसान है वो भी साइकोलॉजी के टर्म से थोड़े बहुत फेमिलियर हो जाएं। उनके लिए ऐसे कोई बड़ी बात ना रहे और इन सब चीज़ों से वो अपनी लाइफ में अपनी हेल्प कर सकें, अपने आसपास वालों की हेल्प कर सकें। बट आज का वीडियो है इग्नू के एक प्रोग्राम एमएपीसी के बारे में, जो कि मैंने किया हुआ है, पीजी इन साइकोलॉजी। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बट इतना आसान भी नहीं है। बट हाल फ़िलहाल मैं आप लोगों को इस कोर्स का एक ओवरव्यू दे रही हूँ, जिससे आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं इस कोर्स में तो आइडिया लगा सकें। अगर आपने ले लिया है इस सत्र में, या फिर अगर आप अगले टर्म में लेना चाहते हैं, तो आप बेहतर तय कर सकें। तो सबसे पहले ये जो प्रोग्राम है एमएपीसी इग्नू चलाता है, और इसके लिए आप किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। मतलब इसकी एलिजिबिलिटी यही है कि आप के पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो। तो सबसे पहले आप इस प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं। आई गेस 9,000 के अराउंड फ़ीस मैंने पे करी थी, और फिर आप फर्स्ट ईयर्स में एंटर करते हैं। तो फर्स्ट ईयर्स में आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं 6 सब्जेक्ट, और एक होता है आपका प्रैक्टिकल। मैं बहुत डिटेल में से याद नहीं है, मैंने सोचा एंड आई स्टार्टेड शूटिंग, तो फिर भी मुझे याद है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपका पहला पेपर होता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, लर्निंग एंड मेमोरी। इट्स बेसिकली अबाउट आपके मेमोरी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में होता है, मेमोरी फंक्शनिंग के बारे में होता है, स्पेशली हाउ डज़ द इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इनटू योर ब्रेन, आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को, इसके बारे में। आपका दूसरा या लाइफ स्पैन साइकोलॉजी, एक बच्चे के जो है कंसेप्शन से लेकर के किसी भी इंसान की डेथ तक का जो उस पूरे सिनारियो में, आई मीन इस पीरियड ऑफ टाइम में आप जो डेवलपमेंट्स करते हैं, इंसान डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स के थ्रू कैसे डेवलप करता है, कैसे इवॉल्व करता है ख़ुद को, ये पूरी जर्नी होती है। आपका थर्ड पेपर होता है पर्सनालिटी, उसमें थियरीज़ एंड असेसमेंट भी लिखा रहता है। तो आपको पर्सनालिटी के कैसे एक इंसान की पर्सनालिटी फॉर्म होती है, बेसिकली ऑल अबाउट पर्सनालिटी, उससे रिलेटेड कुछ साइकोलॉजिस्ट ने जो थियरीज़ दी हैं, कैसे पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, उनकी असेसमेंट कैसे होती है, बेसिकली इसके बारे में। आपका फोर्थ होता है एडवांस्ड सोशल साइकोलॉजी। एज द नेम सजेस्ट, ये सिर्फ आपको सोशल साइकोलॉजी के बारे में बताता है। ह्यूमंस आर सोशल क्रीचर, राइट? तो कैसे आप सोशली खुद को अडेप्ट करते हैं, आप वहाँ पे एडजस्ट कैसे करते हैं, इन सब के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है वहाँ पे। आपका फिफ्थ पेपर होता है रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी। ये पेपर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है आपके सेकेंड ईयर्स के नज़रिए से, क्योंकि आपको वहाँ पे कुछ करना होता है जिसके लिए आपका पेपर 5 बहुत ज़रूरी होती है। ह्यूमैनिटीज़ में भले आता है, बट साइकोलॉजी एक साइंस बेस कोर्स है। आई मीन साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो साइंस की कैटेगरी में आता है। तो आपको जो है रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने होते हैं। बेसिकली आप एक एम्पिरिकल रिसर्च कंडक्ट कर सकें, उसके लिए आपको तैयार करने के लिए होता है पेपर 5, जिसमें डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स, बेसिकली सैम्पल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे साइकोलॉजी में किसी टॉपिक पे रिसर्च कंडक्ट की जाती है, आप कैसे उसे पूरा कर सकते हैं, ऑल अबाउट। पेपर 6, जिससे बहुत लोग डरते भी हैं, आई वॉज़ वन ऑफ देम, स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी। बट अगर आप मैथ से डरते हैं तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बेसिक जोड़ घटाना गुणा भाग वाली बात होती है, वो आपको करना होता है। बाकी स्टैटिस्टिक्स जो है वो अरिथमेटिक से डिफरेंट होती है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, और आप कर लेंगे, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कर लेंगे। तो अब ये भी जो होता है ना, आपके रिसर्च पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल रिसर्च मेथड्स आपने पढ़ लिए, आप किसी टॉपिक पे स्टडी कंडक्ट करना चाहते हैं। जैसे आपके गांव में, आपके शहर में, आपकी क्लास में एक एवरेज हाइट क्या है बच्चों की, एवरेज एज क्या है। अब इसके लिए अगर आप उनका जब डेटा कलेक्ट कर लेंगे, उन सब की इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेंगे, तो उसको
उसकी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए आपको चाहिए होंगे कुछ स्टेटिस्टिकल टूल्स, जिनसे आप अपनी स्टडी को पूरा करेंगे, जिससे आप वो कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी आपका 6th पेपर होता है। तो ये तो हो गए 6 पेपर। फिर आपको एक प्रैक्टिकम मिलता है 7th प्रैक्टिकम इन साइकोलॉजी। इसमें आपको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स के बारे में बात होती है। ऑनेस्टली मैंने बहुत इन्जॉय किया था साइकोलॉजी लैबोरेटरी को, और आई नो मैं ये बस मेंशन कर रही हूँ, बट मुझे ऐसे याद आया तो मैं बता रही हूँ कि पहली बार मैंने वो मेमोरी ड्रम देखा था, वो मेट्रोनोम जिस पे टिक टिक करके घड़ी चलती रहती सेकंड्स बेसिकली। और एक बहुत ही अच्छा हमें स्पैन, अटेंशन स्पैन को मेजर करने के लिए एक टूल होता है, उसे टेचिस्टोस्कोप कहते हैं। मुझे 2 दिन लग गए थे इसका नाम सही से प्रोनाउंस करने में। तो इट वाज़ फन। आई नो कोविड सिनारियो है, आपको हो सकता है कि लेबोरेटरी का एक्सेस ना मिले, बट फिर भी आपको अच्छा लगेगा। तो प्रैक्टिकम इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, आपको बस उसकी रिपोर्ट्स बनानी होती हैं। आपको 5 टेस्ट, वैसे आप 8 भी कंडक्ट कर सकते हैं, बट 5 करके आपको उसकी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी होती हैं। फर्स्ट ईयर इज़ डन। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ फर्स्ट ईयर से रिलेटेड। अगर आप, जैसे कि सबको पता होता है, इग्नू 2 टर्म्स में एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। जैसे अगर आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है बट आप उस सत्र में एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, तो आप दिसंबर में भी अपीयर कर सकते हैं। बट पेपर 5 और पेपर 6, इन दोनों को पास किए बिना आप सेकेंड ईयर्स में अपनी जो है सिनॉप्सिस प्रपोज़ नहीं कर सकते। तो आपका टर्म लेट हो सकता है। इसलिए मेरा अपना सजेशन है आपको कि अगर आप बाकी पेपर्स की तैयारी नहीं कर सकते, तो आप एटलीस्ट पेपर 5 और पेपर 6 को ना पहले से ही अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। उन्हें अटेम्प्ट करके आप दे दें, आपके दिमाग से टेंशन ख़त्म रहेगी कि ऐसा कुछ नहीं पेपर बचा है जो अभी हमारा लंबा जा सकता है। सो आप बिल्कुल, मेरी सलाह है कि आप पहले ही टर्म से पेपर 5 और पेपर 6 को के लिए अपेयर करना शुरू कर दें। अब आते हैं सेकेंड ईयर्स पे। आपने फर्स्ट ईयर सब सही कर लिया। सेकेंड ईयर्स में आपको स्ट्रीम चुनने होते हैं, जिसमें 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको: काउंसलिंग साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। मैं काउंसलिंग साइकोलॉजी से हूँ, इसलिए मुझे बहुत आइडिया नहीं है ऑर्गेनाइजेशनल और का क्लिनिकल का। बट 1-2 मेरे जूनियर्स थे, उन्होंने कुछ ऐसे बातचीत में बताया था। तो ऑर्गेनाइजेशनल में बस यही होता है कि आपकी इंटर्नशिप किसी ऑर्गेनाइजेशन में होती है, आपका प्रोजेक्ट वर्क किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड किसी टॉपिक पे आपकी रिसर्च होती है। सो ये है। बाकी मैं आपको काउंसलिंग का बताती हूँ। काउंसलिंग में सेकेंड ईयर्स में आपको मिलते हैं 3 पेपर। आप सोच रहे होंगे अरे वाह, सेकेंड ईयर्स में सिर्फ 3 पेपर क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन रहता है। तो आपका पहला होता है काउंसलिंग साइकोलॉजी। बेसिकली आपको बेसिक्स बताए जाते हैं कि काउंसलिंग होती क्या है, अगर आप एक काउंसलर बनना चाहते हैं तो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए, नहीं है तो आप उन्हें डेवलप कर लीजिए, उन्हें शार्प कर लीजिए। और कुछ टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है आपको काउंसलिंग की। मतलब बस ABCD है काउंसलिंग की, आपको फर्स्ट में सिखा दी जाती है। सेकंड पेपर होता है आपका जो है ये असेसमेंट इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस। हाउ विल यू असेस योर क्लाइंट, मतलब आप कैसे असेसमेंट करोगे, उसकी टेक्निक्स, उसके टूल्स बताए जाते हैं आपको। फिर आती हैं बड़ी बड़ी थ्योरीज़ और अप्रोचेस, इंटरवेंशंस इन साइकोलॉजी, इन काउंसलिंग, सॉरी। ये आपका थर्ड पेपर होता है, ठीक। फिर से आता है 24 में आपका प्रैक्टिकम होता है। आपका चौथा पेपर, आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो काउंसलिंग से रिलेटेड होते हैं, आपको जो प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो कोविड की वजह से मुझे भी सेकेंड ईयर्स में तो नहीं मिला करने का मौका, बट हम सारे कलीग्स जो है वो एक दूसरे से बात करके कि हाँ ठीक है, जो भी हमें टॉपिक्स मिले थे, आप कैसी अप्रोच रखोगे क्लाइंट को ट्रीट करने के लिए, जो भी है इन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो ऐसा मैं डीप नहीं जा रही हूँ। तो आपको पेपर 4 में प्रैक्टिकल्स होते हैं, पेपर 5 होती है आपकी इंटर्नशिप। इसमें अगर आपने काउंसलिंग चूज़ किया है तो आप कोई ऐसी जगह जाके अपनी इंटर्नशिप 240 आवर्स की कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें आपको 10 अपने केसेस प्रिपेयर करने होते हैं, कंप्लीट केस स्टडी। तो आपने जैसे शुरू किया, ज़रूरी नहीं है आपने ट्रीटमेंट कंप्लीट की है, आपको एक बनाना होता है, अपना रिकॉर्ड रखना होता है 10 केसेस का, जो कि अपने क्लाइंट्स के साथ डील किए हुए हैं।
तो आप किसी स्कूल में जहाँ पे काउंसलर, सबसे अच्छी आसान जगह होती है स्कूल काउंसलर, बिकॉज़ काउंसलर बेसिकली टॉक थेरेपी में काम करते हैं। तो आप जा कर के ये कर सकते हैं। आप किसी हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी काउंसलिंग होती है। बेसिकली जहाँ पे भी कोई काउंसलर काम करता है, आप उनके अंडर जाके 240 आवर्स की अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करके उस ऑर्गेनाइजेशन से आप एक सर्टिफिकेट लेना होता है आपको। बस हो गया, आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया, आपने कर लिया, आपने बेसिकली काउंसलिंग करनी सीख ली। मतलब थोड़ा बहुत तो एफिशिएंट आप हो ही जाएंगे, क्योंकि आप अपने सुपरवाइज़र के साथ काम करेंगे, वो आपको असिस्ट करते हैं, वो आपको बता देते हैं, पहले आप उन्हें असिस्ट करते हो सीखते हुए, फिर 2 इंडिविजुअल केसेस आप खुद से हैंडल करते हो। बाकी अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी से हैं तो आपकी इंटर्नशिप किसी ऑर्गेनाइजेशन में होगी ऑब्वियसली। और अगर आप क्लिनिकल से हैं तो आपको किसी क्लिनिकल या साइकियाट्रिक सेंटर में जाके आप वहाँ पे अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हैं। अब आता है आपका प्रोजेक्ट फाइनल 26। नहीं, काउंसलिंग में क्या है ना, ये 21 26 अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल लिए हैं, आई गेस 31 33 चलता है, या फिर इनका सॉरी मुझे ये नहीं पता, बट हाँ काउंसलिंग का मुझे पता है। तो अब आप की सबसे लास्ट चीज़ आती है, आपका प्रोजेक्ट वर्क आता है। इसमें आप लोग हैरान नहीं हो, बट एक्चुअली इग्नू ये कराता है। नॉर्मल आप अगर किसी रेगुलर पीजी डिग्री में हैं तो आपको ये काम नहीं करना होता। जैसे पीएचडी के लिए नहीं स्टूडेंट्स करते हैं, एक रिसर्च पेपर उनको एक स्टडी कंडक्ट करनी होती है बेसिकली, तो उसके लिए वो एक प्रपोज़ल भेजते हैं कि हम इस टॉपिक पे स्टडी करना चाहते हैं, ये हमारा जो है सैम्पल होगा, ऐसे हम सैम्पलिंग करेंगे, ऐसे हम अपना जो है कैलकुलेशन करेंगे डेटा का, एक पूरा ओवरव्यू बना के आप एक सिनॉप्सिस प्रपोज़ करके भेज देते हैं। उसमें आपको एक गाइड चाहिए। सबसे अच्छी और आसान बात ये है कि आप अपना गाइड जो है अपने एकेडमिक काउंसलर को बना लें, क्योंकि वो पीएचडी होते हैं, वो उनके पास एक्सपीरियंस होता है और सबसे आसान चीज़ होती है ये। तो आप उन्हें अपना गाइड बना करके एक सिनॉप्सिस प्रपोज़ करते हैं बेसिकली, और उसे आप रीजनल सेंटर भेजते हैं। आप उसे बाई पोस्ट भेज सकते हैं, आप उसे बाई हैंड जाके भी जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन सबमिशन, जब से ये कोविड हुआ है तब से ऑनलाइन, हालांकि मैंने ऑफ़लाइन ही सबमिट किया था अपना सिनॉप्सिस बाय हैंड जाके। मुझे वाराणसी कुछ काम था, तो मेरा रीजनल सेंटर है वाराणसी, तो मैं जाते हुए वहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया था। उस टाइम रीजनल सेंटर खुला भी था, ऑफिस भी खुला था, जनवरी में आई गेस। तो उसके बाद रीजनल सेंटर से आपको महीना 1.5 महीना, मतलब मैक्सिमम 1.5 मंथ, नहीं तो आपको विदिन 30 डेज़ आपको एक रिप्लाई आ जाता है। आपको वो मेल कर देते हैं कि आपकी सिनॉप्सिस जो है वो अप्रूव हो गई है, आप अपनी रिसर्च स्टडी को कम्प्लीटली, मतलब फ़र्दर आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिस टॉपिक पे आपने सिनॉप्सिस में प्रपोज़ल दिया हुआ है, तो आप अपने प्रपोज़ल को एक रिपोर्ट में कन्वर्ट करते हैं। आप प्रॉपर डेटा कलेक्शन करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, आपके फाइंडिंग्स आते हैं, कंक्लूजन्स आते हैं, फिर फर्दर सजेशंस आपको जो है वहाँ पे देने होते हैं। सो बेसिकली फिर आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके वो भी अपने रीजनल सेंटर भेज सकते हैं। वो मैंने ऑनलाइन सबमिट करी थी अपनी, क्योंकि फिर उस टाइम जाने का ये नहीं था और ऑनलाइन सबमिशन इजी लग रहा था मुझे, तो मैंने फिर उसको आपको ना स्कैन करना होता है पेपर को, क्योंकि आपके एकेडमिक काउंसलर के, आपके जो गाइड रहे हैं, उनके सिग्नेचर, उनके अप्रूवल चाहिए होते हैं, तो आपको ये वाला प्रोसीजर भी करना होता है। तो अगर आप के एकेडमिक काउंसलर जो भी हैं उनके साथ थोड़ा कम्युनिकेशन में रहिए, मतलब उन्हें पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे इग्नू को क्या समझते हैं ना लोग, कि मैंने देखा है डिग्रीज़ लेट इसीलिए होती है आपकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं आप, मतलब जो काम करना है उसे कम करके ख़त्म करें ना। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है आपका। फिर आपका होता है, सॉरी मैं तो बातें बताना भूल ही गई। आपके प्रैक्टिकल्स में आपको फ़ाइल सबमिट करने के बाद ना आपका एक ओरल इंटरव्यू होता है, मतलब वाइवा कह लें आप। सेकेंड ईयर्स में भी आपके जो प्रैक्टिकम होते हैं उसका वाइवा होता है, आपकी इंटर्नशिप का वाइवा होता है। कोविड जैसे इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट का जो वाइवा होता था वो रीजनल सेंटर पे कंडक्ट किया जाता था, बट कोविड की वजह से अब ये ऑनलाइन कंडक्ट होता है। बाहर के ही होते हैं, आपके रीजनल सेंटर के ही होते हैं जो भी आपके एग्जामिनर्स होते हैं। तो आपके जो इंटर्नशिप है आपको उसका भी वाइवा होगा, और आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है इसका भी वाइवा होगा जब आप फाइनली सबमिट कर देंगे, और वो भी अप्रूव हो जाएगी, मतलब उसमें कोई खामी नहीं निकाली उन्होंने, और उसका फ़ाइनल जो है अप्रूवल का मेल आपको आ गया।
फिर जो वाइवा के लिए जो लिस्ट आती है उसमें आपका नाम होगा, आपकी टाइमिंग होगी। और अभी तो जितना मुझे पता है ये ऑनलाइन ही प्रोसीजर चला हुआ है। अगर ऑनलाइन नहीं भी होता है, ऑफलाइन होता है, तो भी आपके जो रीजनल सेंटर की वेबसाइट है उस पर अपडेट कर दिया जाता है कि अगर शेड्यूल हुआ है तो वो शेड्यूल आपको मेल भी कर दिया जाता है कि अभी आपका वाइवा शेड्यूल हुआ है। आप रीजनल सेंटर प्रेजेंट करके खुद अपनी एक कॉपी लेकर के जो आपने सबमिट किया है आ जाए। वैसे मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे वो। ये जो ऑनलाइन है ये काफ़ी फिजिबल है का उनके लिए भी, जो रिसर्च के जो ये करते हैं, सॉरी वाइवा जो लेते हैं उनके लिए भी आपके एग्जामिनर्स के लिए भी और एग्जामिनीज़ के लिए भी। तो होप सो ये पूरा कोर्स का ओवरव्यू है। फिर आपको आपका फाइनल ग्रेड कार्ड अपडेट हो जाता है और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिर आपकी डिग्री भी आपको मिल जाएगी। तो प्लीज़ अगर आप साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, आपके पास थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम बचता है, तो आप इग्नू के इस कोर्स में एडमिशन ज़रूर लें। इनका क्वालिटी काफ़ी स्टैंडर्ड है इनके स्टडी मटेरियल का, और बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में है। जैसे मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, स्टिल मुझे काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी पढ़ा मैंने अच्छे से। तो होप सो कि मैंने इग्नू के इस MAPC प्रोग्राम के बारे में आप लोगों को अच्छे से इन्फॉर्म कर दिया है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कुछ ऐसा है जो मुझे आपको लगता है मैंने नहीं बताया है, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू आंसर यू। थैंक यू, बाय।